हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं वन विचार के बारे में। और वन विचार जो होने वाला है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए यहाँ पे होने वाला है। और सबसे पहले हम हिंदी में जब वर्ण की बात ही कर लेते हैं तो आपने देखा होगा, इंग्लिश में भी आपने वर्ण पढ़े होंगे, जैसे कि अल्फाबेट वगैरह आपने क्लियर जरूर किए होंगे। और बात करते हैं वन विचार की, तो वन विचार के अंदर एक बात आती है भाषा। आपने भाषा के बारे में जरूर सुना होगा, अनेक भाषाएं आपने भी सीखी होगी। और एक भाषा को सीखने के लिए आपको इतना जरूर आना चाहिए कि भाषा होती क्या है। और जब ऐसा बोला जाता है कि भाषा क्या होती है, तो आपके दिमाग में पहले यही थिंग्स आती है कि उसके लिए एक माध्यम होना चाहिए। तो हम इसे इजीली भाषा में यदि डिफाइन करने की कोशिश करें तो भाषा भाषा वह है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। उसके लिए हम अपने भाषा को मान लो हाव भाव से भी व्यक्त करते हैं। जैसे कि हर किसी तरीके से यदि आप भाषा को बोलने की कोशिश कर रहे हो तो सबका अलग अलग तरीका हो जाएगा, एक वे बन जाएगा। और भाषा को ही जानने के लिए हम वर्ण का यूज करते हैं, और वर्ण से ही क्या बनता है, शब्द बनता है। और शब्द से ही क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं वर्ण विचार के अंदर, तो आपको तीन टॉपिक यहाँ पे क्लियर होने चाहिए, जिसमें पहला आपके पास आता है वर्ण, दूसरा आता है शब्द, और तीसरा आता है वाक्य। और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे तीनों इकाइयों का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले आपको भाषा की थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। और अब आपको यदि पता चला कि भाषा क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं वन विचार के अंदर आपको तीन टॉपिक पहले से ही क्लियर होने चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया वर्ण, शब्द एंड वाक्य। जब आप आ ई ये पढ़ोगे तो वर्ण सीख लिया आपने। जब आपने आम पढ़ा, राम पढ़ा, तब आपने क्या पढ़ लिया, शब्द पढ़ लिया। और जब उसी को वाक्य में प्रयोग कर, राम ने आम खाया, ये आपने क्या बना दिया, वाक्य बना दिया। कहते हैं ना, तीनों इकाइयों का अध्ययन आपने इतनी आसानी से कर दिया। तो बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन हमने कुछ कमियां रख दी। उसी कमियों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वन विचार के बारे में। अब सबसे पहला टॉपिक अपने पास होने वाला है, भाषा को जानने के लिए पढ़ना चाहिए। आपको क्या पढ़ना चाहिए, तीन इकाइयां जो मैंने आपको बताई, वर्ण, शब्द और वाक्य। आगे बढ़ते हैं अब फटाफट से, और आगे देखते हैं हमारे पास टॉपिक जो होने वाला है। तो उसमें चलते हैं फटाफट से। ये वाला हमने टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर दिया, और तीनों टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिए। आगे चलते हैं वर्णमाला। देखिए, सबसे पहले जब आपने वर्ण का विचार किया होगा, जब आपने वर्ण पढ़ने शुरू किए होंगे, तो वर्ण के बारे में सुना भी होगा। आपने देखा होगा कि वर्ण कितने होते हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन आपको पता है कि इस तरीके से यदि आप तीनों इकाइयों को समझते हो, तो आपके पास जो वर्ण आपने जो पढ़े हैं अभी तक, जो भी पढ़े हैं आपने, वो सभी क्या हो जाएंगे, एक 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 एक, एक आपका बेसिक क्लियर होगा। आपको पता चलेगा कि हाँ, ये वो अयोगवा वर्ण होते हैं, ये स्वर होते हैं, ये व्यंजन होते हैं। यदि यही तो समझ में आएगा, तभी तो हम उनको अध्ययन कर पाएंगे और उनका क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए चलिए चलते हैं फटाफट से इन तीन इकाइयों के पहले। तो सबसे पहले देखिए, आपने वर्ण देखे, तो वर्ण मैंने आपको बताया अ आ इ ई वाले। अब देखिए शब्द कैसे बनते हैं। तो ये शब्द देख सकते हो, कल गज घर तक, ये सभी आपके शब्द हो गए। तो सबसे पहले हमने वर्ण सीखे, और फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, शब्द बनाने सीखे। और ये आपको बेसिक बच्चों की क्लासों में भी सिखाया होगा, आई होप आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं वर्ण। वर्ण क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। भाषा की ये सबसे छोटी इकाई है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए कि भाषा की ये क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। और बताते हैं इसका विभाजन भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि अंतिम विभाजन इसका होता है। भाषा का वह अंतिम रूप जिसका विभाजन कर दिया गया हो और विभाजन असंभव हो, अब उसका विभाजन नहीं कर सकते, वही क्या है, वर्ण है। या फिर हम इसे दूसरी तरीके से बोलना चाहे तो भाषा की सबसे छोटी छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कि वर्ण किसे कहते हैं। तो आप आसानी से बोल सकते हो कि ये होते हैं वर्ण। अब आगे चलते हैं, एक नोट लगा के मैंने आपके लिए बनाया है, जिसमें आप देख सकते हो कि भाषा की सबसे छोटी जो उच्चारित इकाई होती है, जिसमें आप बोलते हो आ ई उ ऊ, बड़ा ऊ वाला बोलते हो ना, तो इस तरीके से जब आप उच्चारण करते हो, तो भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है वो बताओ। इस तरीके से क्वेश्चंस भी निकल के आते हैं। फिर बोलते हैं कि भाषा की सबसे छोटी उच्चारित इकाई पूछा है, सबसे छोटी उच्चारित इकाई। अब उच्चारित इकाई की बात करें तो आपको बताऊं, तो यहाँ पे हमारी वर्ण ना होकर हम जब बात कर रहे हैं, साउंड निकाल रहे हैं, ऐसे साउंड निकाल रहे हैं, तो वो होगी ध्वनि। इस तरीके से अभी क्वेश्चन पूछा गया था, और आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता चल गया कि भाषा की सबसे छोटी उच्चारित इकाई बताइए, तो अब आप कहना ध्वनि। अब बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी लिखित लिखित इकाई की बात कर रहे हैं, लिखित इकाई की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वर्ण। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए थे पिछली बार, तो मैंने यहाँ पे दो तीन क्वेश्चंस आपको ऐड कर लिए, जिससे कि किस तरीके से पूछे गए थे, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब बात करते हैं पद।
पद क्या होता है? देखिए पद तो वही होता है कि जब शब्द जिनका वाक्य में क्या हो जाता है प्रयोग, और वे वाक्य में आने वाले अन्य शब्दों से अपना संबंध क्या कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो पद के बारे में भी आपको तो एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया कि वे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग हो। ठीक है, बिल्कुल वे शब्द, शब्द वर्ण से ही निकल के आएगा, पद भी निकल के आएगा तो शब्द से ही निकल के आएंगे ना, तो वर्ण से ही निकल के आएगा। वे शब्द जिनका वाक्य में क्या हो, प्रयोग हो, और वाक्य में आने वाले अन्य शब्दों से अपना क्या कर लेते हैं, संबंध स्थापित कर लेते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, ये आपने जरूर पढ़ा होगा संस्कृत के अंदर या यहाँ पे, तो वो सभी क्या कर रहे हैं, अपने संबंध स्थापित कर रहे हैं, वो पद दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि पद क्या होते हैं। शब्द और पद दोनों ही क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, या तो शब्द बोलो या पद बोलो, वाक्य में लिखे तो पद और वाक्य में नहीं लिखे तो शब्द। उम्मीद है आपको समझ में आया कि वाक्य में लिखे तो पद बन जाता है और वाक्य में नहीं लिखे तो शब्द बन जाता है। तो ये होता है, लेकिन होते क्या है, शब्द और पद दोनों एक ही होते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में आया। बात करते बताइए कि वर्णों की संख्या या मानक संख्या कितनी होती है, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वर्णों की संख्या कितनी होती है, मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये मुझे जरूर बताना। और हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पे छोड़े हैं, जो आप मुझे यहाँ पे कवर करके बताना। आगे चलते हैं, वर्ण के भेद या प्रकार। अब बताते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। अब आपने पढ़े होंगे हिंदी में स्वर, इंग्लिश में वोवेल्स पढ़े होंगे आपने, ए ई आई ओ यू, तो इसी की तरह हिंदी में स्वर पढ़े होंगे आपने। कितने होते हैं, तो उम्मीद है आपको याद होगा, बिल्कुल 11 होते हैं। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को इतनी बेसिक चीजें तो याद ही है। बात करते हैं स्वर वर्ण की। स्वर वर्ण क्या होते हैं, तो ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि अभी 26 जनवरी आ रही है, और उम्मीद है आपको पता है कि ये स्वतंत्र रूप से होती ध्वनियां होती है, जिनके उच्चारण में हमें कोई बाधा, रुकावट या संघर्ष नहीं होता है। वे क्या होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं। जैसे कि अ, आपने सुना होगा अ, बोलने में कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत। आ, बिल्कुल नहीं दिक्कत। ई, बिल्कुल नहीं दिक्कत। बड़ी, नो दिक्कत। तो इस तरीके से वे स्वतंत्र ध्वनियां जिनके उच्चारण में कोई बाधा या रुकावट या संघर्ष नहीं होता है, वे क्या होती है, स्वर ध्वनियां होती है। जिसे अपन निबार्त ध्वनियां भी कह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से जो ध्वनियां क्या करती है, उच्चारण करती है, उसे भी स्वर कहते हैं। अब स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो मैंने बोला था 11 होती है। कितनी होती है साहब, 11 होती है। देखिए यहाँ पे हिंदी के स्वर वर्ण और उनकी मात्राओं के साथ मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है। जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री से ऋषि बाबा, ए, आई, ओ, आउ, ये सभी आपके क्या है, हिंदी के स्वर है। तो उम्मीद है ये तो जरूर याद होगा, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये हो गए अपने स्वर। आगे बढ़ते हैं नोट के अंदर। अब देखिए इनके व्यंजनों के साथ जोड़ने पर इनका क्या बन जाता है, मात्रा रूप बन जाता है। जब हम इनको व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो आप देखो इनका मात्रा रूप यहाँ पे देख सकते हो। अ की मात्रा कैसी होती है, बहुत प्यारी होती है ना। तो बिल्कुल नहीं होती है, आपको ये भी जरूर पता होगा कि अ की मात्रा नहीं होती है, इसीलिए आप एक क्रॉस है। बात करते हैं आ की मात्रा। आ की मात्रा को देख सकते हो आप, एक डंडा के साथ दर्शाया गया है। और ई की मात्रा आपको बताई गई है। बड़ी ई की मात्रा मैंने यहाँ पे बताई गई है। गेट कहाँ खुल रहा है, अंदर की ओर, जब छोटी ई की बात करें। बड़ी ई की बात करें तब गेट कहाँ खुल रहा है, बाहर की ओर। ऊ की बात करें तो गेट का खुल रहा है अंदर की ओर। बड़ा ऊ की बात करें तो गेट का खुल रहा है बाहर की ओर। ऋ से ऋषि बाबा का नीचे की ओर। ए से एडी बाबा का ऊपर की ओर, यानी कि स्पर्श रेखा से ऊपर है। आई से आइनक, और फिर है ओ से ओखली और औ से औरत। इस तरीके से हमने यहाँ पे हिंदी के स्वर और उनकी मात्राओं को देखा। मात्रा कब बनती है, जब स्वर के साथ क्या व्यंजन का प्रयोग किया जाए तो मात्रा बनती है। इनको व्यंजनों के साथ यदि हम प्रयोग करें तो मात्रा रूप भी बन जाता है। बात करते हैं अब आगे अयोग व, और ये क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि ओ एन आउ जरूर होते हैं, फिर उसके बाद अन और अह, ये दो और आपने वर्ण देखे होंगे। तो ये स्वर तो नहीं होते, लेकिन अयोगवा इन्हें बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अयोगवा। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं, आइए। वे ध्वनियां जिनका योग न तो स्वर वर्णों में आता है और न ही व्यंजन वर्णों में, उनको क्या कहते हैं, अयोगवा कहते हैं। अयोगवा वर्ण क्या होते हैं, अब वो ध्वनियां होगी आपको पता है जिनकी न तो काउंटिंग अपन स्वर में करेंगे न व्यंजन में करेंगे, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, अयोगवा कहलाएंगे। अब अयोगवा में देखते हैं दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो देखिए अयोगवा वर्णों की संख्या दो होती है। पहली क्या होती है, एक तो होता है अनुस्वार, हम निगाते हैं अन।
तो वो होता है अनुस्वार, और उसे बोलते हैं विसर्ग, उसे बोलते हैं विसर्ग। तो दोनों ही आपको समझ में आया, इन दोनों का काउंटिंग न तो स्वर में करते हैं न व्यंजन में करते हैं, दोनों को अनुस्वार बोला जाता है, जिसके अंदर एक तो होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। उसके बाद बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम देखेंगे यहाँ पे 5 तरीके से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर स्वरों को कितने भाग में बांटा गया है, तो वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मात्रा काल पर आधार पर हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से? तो 3 भाग है ह्रस्व, दीर्घ, प्लूट। ह्रस्व, दीर्घ, प्लूट। देखिए अब ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लूट स्वर क्या होता है। तो आपने देखा होगा ह्रस्व स्वर का मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे ह्रस्व स्वर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा अ, ई, उ, री। ये आपने जरूर पढ़े होंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। तो आइए चलिए एक एक को पढ़ते हैं अपन आराम से। सबसे पहले आप क्या देखोगे, मात्रा काल के आधार पर। फिर आप क्या देखोगे, फिर आप देखोगे उच्चारण के आधार पर। अब देखिए उच्चारण के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है अनुनासिक और एक होता है नासिक। नासिक 2 होते हैं, एक तो होता है अनुनासिक, एक होता है नासिक। अब देखिए फिर आएगा अपने पास जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर भी कितने भाग है? 3 भाग है। एक तो होता है अग्र, मध्य, पश्च। अग्र, मध्य, पश्च, ये 3 भाग होंगे जिसमें आपके कौन कौन से स्वर यूज होंगे वो आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। और फिर आएगा ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। एक तो होता है वर्ताकार, एक होता है अवर्ताकार। एक तो होता है वर्ताकार और एक होता है अवर्ताकार। तो इस तरीके से 2 स्वर यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे बताए। अवर्ताकार, तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और लास्ट में अपने पास आएगा मुखाकृति के आधार पर, मुख्य आधार पर। आपको पता है आपने पढ़ा होगा तो जैसे संवर्त का मतलब होता है कि थोड़ा सा मुंह खुलना। विवृत का मतलब होता है कि संवृत से थोड़ा ज्यादा मुंह खोलना। और अर्ध विवृत का मतलब होता है विवृत से थोड़ा सा ज्यादा खुलना। और अर्ध संवृत का मतलब होता है इन तीनों से ज्यादा खुलना। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, अर्ध विवृत में बताऊं तो आपको जैसे उ, ओ, ओ आपने पढ़ा होगा। आपका मुंह देखना किस तरीके से खुल रहा है, उ, आपका मुंह भी गोलाई जैसा हो रहा है। मुखा करते की कैसी हो रही है, गोलाई हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ मुखा करते के आधार पर हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मात्रा काल के आधार पर। पहला हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो मात्रा काल के आधार पर क्या होता है तो वो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं एक बार। फिर उसके बाद 1-2 यहाँ कवर कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पे 5 तरीके से पढ़ा स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें पहला हमारे पास है मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर तो देखिए मात्रा काल के आधार पर पहला है ह्रस्व स्वर, जिसे दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं, मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। जिसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। और यदि ये बात करें तो एक मात्रिक भी इनको बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पे 4 तरीके के इनके नाम ले लिए, जिनके कि आपको कभी भी एग्जाम में कोई भी पूछे तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आए। बात करते हैं दीर्घ स्वर की, या बात करते हैं मूल स्वर की, या बात करते हैं एक मात्रिक की, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी आएगी। ह्रस्व स्वर में बात करते हैं सबसे पहले। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा जितना ही क्या समय लगता है या कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही ह्रस्व स्वर के बारे में बताया था कि अ, ई, उ और री से ऋषि बाबा, ये चारों ही क्या है, मूल स्वर भी कहलाते हैं। तो आपके ऊपर पूछा गया था कि हिंदी में मूल स्वर बताइए, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। हिंदी के वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? 4, अ, ई, उ और री से ऋषि बाबा, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। बात करते हैं दीर्घ स्वर की। जब बात आएगी, दीर्घ स्वर की बात आएगी, यहाँ पे एक दीर्घ स्वर वाला गड़बड़ कर दिया, इसको थोड़ा सा देख लेना, सही कर देंगे नोट्स में, ठीक है। दीर्घ स्वर की जब बात आएगी तो दीर्घ स्वर को गुरु स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। द्विमात्रिक स्वर या फिर गुरु स्वर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं जब उसमें कम समय लग रहा था तो इसके अंदर जब स्वर का उच्चारण करेंगे तो कितना समय लगेगा? वहां एक मात्रिक लग रहा था, या द्विमात्रिक मतलब दुगुना समय लगेगा। तो वे क्या होते हैं? दीर्घ मात्रिक होते हैं। दीर्घ या द्विमात्रिक बोल सकते हैं। अब ये हमारे 7 होते हैं, जिसमें देखिए अ को छोड़ो आ गया, छोटी ई को छोड़ो बड़ी ई आ गई, छोटा ऊ को छोड़ो बड़ा ऊ आ गया, फिर ए आई ओ आउ।
इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आए, द्विमात्रिक निकल के आए। फिर बात करते हैं प्लूट स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या लगता है, 2 गुना से भी ज्यादा 3 गुना समय लगता है, वे क्या कहलाते हैं, प्लूट स्वर कहलाते हैं। प्लूट स्वर की संख्या तो कुछ नहीं होती, लेकिन एक ओम का निशान जरूर होता है, ओम के निशान से दर्शाया जाता है। आपने देखा होगा जब ओम लिखा जाता है तो उसके पीछे बीच में एक वर्ड लिखा जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो प्लूट स्वर है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है राम के बीच में ओम आदि, ये सभी मैंने वर्ड यहाँ पे प्लूट स्वर के लिए। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सेशन पूरा समझ में आया होगा। आई होप गाइज वन विचार का पहला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।